हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपका साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ये वर्मा प्रेस का है, समझ गए आप लोग? इसको पूरा देखिए आप लोग, वर्मा प्रेस जैक बोर्ड 2026 का। चलिए शुरू करते हैं। और हिंदी का हम वीडियो बना दिए हैं तो आप लोग उसको देखिए, चैप्टर वाइज है और सेट वाइज भी है, समझ गए आप लोग? अगर आप लोग हिंदी में 5 सेट भी पढ़ लेंगे तो काफ़ी है आपके लिए। चलिए इसको देखिए ध्यान से आप लोग, साइंस को सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। और डेली हम 6 बजे लाइव क्लास लेते हैं तो आप लोग शाम में 6 बजे जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ये होता है सीधा, आभासी और बराबर, तो इनमें से सभी होगा। गोलीय दर्पण की चौड़ाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? द्वारक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की धनात्मक, याद रखिएगा आप लोग। अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन बराबर होता है V/U या HI/HO, M बराबर, समझ गए आप लोग? आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? परितारिका या आइरिस, परितारिका या आइरिस। इसी से कलर आंख का होता है, जैसे किसी का काला होगा, किसी का भूरा होगा, समझ गए आप लोग? चलिए अब आगे देखिए। नेत्र गोलक के लंबा होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? ये होता है निकट दृष्टि दोष, और इसे जो है अवतल लेंस से दूर किया जाता है। प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होती है? तो सबसे अधिक विचलन जो है बैंगनी रंग के प्रकाश का आता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है, तो कूलम है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है कूलम। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। और इसे पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है या समांतर क्रम में। ध्यान दीजिएगा आप लोग, याद रखिएगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव साथे में चलेगा। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, 1 यूनिट जो है विद्युत ऊर्जा, ये 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर है। लघुपथन माने शॉर्ट सर्किट जब होता है तो परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। समीकरण CaCO3 ये टूटता है CaO और CO2 में, तो ये क्या है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो इसमें एकल अभिकर्मक टूट के 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ को तोड़ेंगे 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनेगा। और इसी के साथ आप लोग याद रख लीजिए संयोजन अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल के एकल उत्पाद का निर्माण करें, समझ गए? चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना उदाहरण है, यह है संक्षारण का। चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत और लोहे में जंग लगना, ये सब किसका उदाहरण है? संक्षारण का। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस, समझ गए? और एक चीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए तो, हम लोग जो है जंग से बचाने के लिए लोहे की वस्तुओं में किसका परत चढ़ाते हैं? आप लोग बताइए कमेंट करके, ठीक है? चलिए आगे देखिए। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला करता है? लाल को नीला क्षार करेगा, और नीला को लाल अम्ल करता है, और क्षार का pH मान 7 से अधिक होगा। अम्ल के जलीय विलयन में क्या उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन आयन, H+ आयन। बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा या खाने वाला सोडा बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। निम्न में से कौन धातु सर्वाधिक तन्य है? सबसे तन्य धातु है सोना, क्योंकि 1 ग्राम सोना से हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, आभूषण बनाने में 22 कैरेट सोने का प्रयोग होता है। और याद रखिए, तन्यता माने क्या हुआ? धातुओं को खींचकर पतले तार बनाने के गुण को तन्यता कहते हैं। समझ में कैसे आ रहा है? आप लोग बता सकते हैं। और सोना चांदी जो है ये जल्दी से संक्षारित भी नहीं होता, और ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसका प्रयोग जो है आभूषण बनाने में किया जाता है। पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? अमलगम। अगर कोई भी मिश्र धातु है, समझ गए, उसमें से एक धातु पारा है तो उसे बोलते हैं अमलगम, समझ गए? मिश्र धातु में एक धातु पारा हो तो उसे क्या बोलते हैं? अमलगम, याद रखिएगा। अब पारा का अयस्क का नाम है सिनेबार। पारा के अयस्क का नाम क्या है? सिनेबार। इसका सूत्र है Hgs। आप लोग बुक खोल के बैठिए और वीडियो देखिए, और एक्स्ट्रा चीज़ जो बताते हैं उसको लिखिए, या बुक नहीं है तो आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं। कार्बन की संयोजकता कितना है? 4। देखिए, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, क्योंकि हाइड्रोजन H1, हीलियम He2, लिथियम Li3, बेरियम Be4, बोरॉन B5, कार्बन C6, लेकिन संयोजकता 4 होती है, 1:2,
2s2 2p6 जब करेंगे तो ये लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन आएगा। हर कार्बन की संयोजकता 4 बने, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, या तो सिंगल बनाएगा या डबल या ट्रिपल, समझ गए। एथेनॉल C2H5OH वो सोडियम Na से अभिक्रिया करेगा तो कौन सी गैस बनाएगा? हाइड्रोजन। विषमपोषी जीव जैसे जंतु है अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पे आश्रित होती है? हरे समपोषी पौधे पे। पीत रस का स्रावन कौन करता है? ये यकृत करता है। सॉरी। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। और याद रखिए मछली में 2 कोष्ठ का हृदय पाया जाता है, और जितना भी उभयचर है और सरीसृप सब में 3 कोष्ठ का हृदय। मगरमच्छ अपवाद है, उसमें भी 4 कोष्ठ का हृदय। अगला, मानव में बुद्धि और चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम। घेंघा रोग किससे पनपता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? ये होती है डिम्बवाहिनी नली में, सॉरी हाँ, डिम्बवाहिनी नली या फैलोपियन नली का 2 नाम है इसका, डिम्बवाहिनी नली या फैलोपियन नली का। मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन किस में होता है? ईस्ट में और हाइड्रा में। किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है? देखिए दोनों का डीएनए का प्रभाव पड़ता है, माता का भी डीएनए और पिता का भी डीएनए। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, ये होते हैं शाकाहारी जीव, ये होते हैं आपका प्राथमिक उपभोक्ता। सेट कैसे समझ में आया आप लोग बताइए। चलिए इसका सब्जेक्टिव भी बता देते हैं हम। कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के 2f1 पर रखी है, बनने वाली प्रतिबिंब का स्पष्ट किरण आलेख खींचिए। इसको आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन आंसर से बताने का प्रयास करते हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है? देखिए हम लोग को आकाश नीला दिखता है क्योंकि पृथ्वी पे वायुमंडल है तो प्रकीर्णन हो जाता है, जबकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है इसलिए उसको काला दिखता है। देखिए क्या लिखा गया है, अंतरिक्ष में वायुमंडल या अन्य सूक्ष्मकण नहीं है, अतः सूर्य से आती प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन नहीं होता है, इससे अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है। परिनालिका क्या है? बेलन की, देखिए इसको क्या बोलेंगे? सर्पिलाकार सघन लपेटे हुई धारावाही चालक को परिनालिका बोलते हैं। तो बेलन की आकृति में लिपटे तार के अनेक वृत्ताकार फेरे लपेटों की संख्या को परिनालिका कहते हैं। आप लोग कोयल देखे होंगे, कोयल वही है। अथवा किसी विद्युत परिपथ में अतिभारण कब होता है? मतलब ये दूसरा क्वेश्चन है। अतिभारण मतलब ओवरलोड। एक होता है शॉर्ट सर्किट, जब विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार प्लस माइनस दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो अतिभारण हो जाता है। यह तब होता है जब तारों का विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त हो जाता है अथवा संधारित्र में कोई दोष उत्पन्न होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? वह अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है उसे बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे Na2SO4 BaCl2 से अभिक्रिया करेगा, BaSO4 बनेगा और NaCl बाहर, सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है बेरियम सल्फेट का। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए आप लोग। तो अम्ल जल में घुलकर आयन धन और ऋण माने आयन माने धन और ऋण प्लस माइनस का निर्माण करता है, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। जैसे HCl प्लस H2O H3O प्लस Cl माइनस। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट। उभय मतलब होता है दोनों, समझ गए। तो ऐसी धात्विक ऑक्साइड जिसकी प्रकृति अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार की होती है उसे बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का नाम एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, याद रखिएगा आप लोग। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बायोलॉजी को इग्नोर करते हैं और इसी से अधिक क्वेश्चन आता है। तो मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। यह मेरुरज्ज्य से प्राप्त की गई सूचनाओं पर सोचने एवं उसका संश्लेषण करने का कार्य करता है। मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रियाओं के संदेश भेजे जाते हैं। कुछ प्रतिवर्ती क्रिया सीधे मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित होती है। तीव्र प्रकाश में हमारे नेत्र की पुतली का संकुचित होना उसका एक उदाहरण है। मतलब जब एकाएक हम लोग के आँख में लाइट पड़ता है तो वो संकुचित हो जाती है, यही है प्रतिवर्ती क्रिया। ये मस्तिष्क के द्वारा ही होता है। जैसे कोई भी गर्म चीज़ छुएंगे तुरंत हाथ हटा लेते हैं, वो सब मोटर काम करता है। ओजोन परत के अवक्षय के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं? तो ओजोन परत क्या है? देखिए ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना हुआ गैस का एक परत है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है।
ओजोन परत की अवक्षय के दुष्परिणाम, ओजोन की परत में छिद्र होना ओजोन छिद्र कहलाता है। ये CFC गैस से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो फ्रिज और AC से गैस निकलता है, ग्लोबल वार्मिंग उस सब से फैलता है। तो इसका क्या दुष्प्रभाव है? पहला, आँख में मोतियाबिंद का होना, त्वचा का कैंसर, DNA अणुओं की क्षति अथवा आनुवांशिक रोग, मछलियों और समुद्री जीव को हानि, पेड़ पौधे की क्षति। बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो ध्यान दीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, ये भी आपको थोड़ा रटना पड़ेगा अगर समझ में अभी तक नहीं आया है। 7 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, HI मतलब बिंब की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और फोकस दूरी -18 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल लेंस है। U है -27 सेंटीमीटर, अभी नहीं दिया है, H2 नहीं दिया है। तो फॉर्मूला दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f लगा सकते हैं। लेंस सूत्र होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। इसको आप लोग 1-2 बार बनाइए, समझ में आ जाएगा। या फिर आप लोग मेरा न्यूमेरिकल वाला वीडियो देख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी अगर निकट दृष्टि दोष वाला क्वेश्चन आए तो यही लिखना है आपको। तो निकट दृष्टि दोष में आपको निकट वाला दिखेगा लेकिन दूर वाला नहीं, समझ गए? तो वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसको मायोपिया भी बोलते हैं। मायोपिया, MYOPIA, मायोपिया। इसका कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष का कारण देखिए, इसमें प्रतिबिंब जो है पीछे पहले ही बन जाता है, रेटिना के आगे ही। तो अभिनत लेंस की वक्रता का तिर्यक अधिक होना, नेत्रगोलक का लंबा होना और फोकस दूरी घट जाना। फोकस दूरी जो है घट जाती है इसमें। संशोधन निवारण, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, निकट में 4 अक्षर और अ साउंड ओ आ रहा है तो अवतल लेंस। इसको संतुलित करना, वैसे आप लोग संतुलित वाला एक वीडियो भी देख सकते हैं, पूरा उसमें संतुलित करने सिखाए हैं। वैसे 1-2 ठो हम बता देते हैं। जैसे K + H2O है तो KOH + H2। देखिए, हाइड्रोजन यहाँ 3 ठो है, हाइड्रोजन 3 ठो, हाइड्रोजन यहाँ 3 ठो है। देखिए, तो इसको 4 गो करना पड़ेगा, 2 लगा दिया आगे तो K 2 गो हो गया, हाइड्रोजन 4 गो हो गया, 2 2 4। ऑक्सीजन यहाँ है 2 ठो, 1 ही ठो 2 कर देंगे तो हो गया ये संतुलित। इसको आप लोग देखिए, अब प्रैक्टिस कीजिए। नहीं हो रहा है तो कमेंट कीजिए, लिंक हम भेज देंगे, वहाँ पे ये सब पूरा बता दिए हैं, समझ गए? विरंजक चूर्ण किस प्रकार बनाया जाता है? विरंजक चूर्ण के 3 महत्वपूर्ण उपयोग लिखें। तो शुष्क बुझा हुआ चूना Ca हॉल्टवाइज OH2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग कपड़ों के विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने में, माने रोगाणुनाशक में। जब एड्रेनलिन रुधिर से स्रावित होता है तो हमारे शरीर पर क्या अनुक्रिया होती है? एड्रेनलिन हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है तथा सीधे रक्त में पहुंचकर पूरे शरीर में फैल जाता है। यह हृदय को प्रभावित करता है जिससे हृदय की गति तेज हो जाती है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। श्वसन दर तेज हो जाता है और पेशियों को अधिक ऑक्सीजन मिलता है। इन परिवर्तन के कारण जीव का शरीर असमान परिस्थिति से निपटने में सक्षम हो जाता है। मनुष्य में बौनेपन का क्या कारण है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मनुष्य में लंबाई की वृद्धि को उत्प्रेरित करने वाला हार्मोन पीयूष ग्रंथि में बनता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में। इस हार्मोन का स्राव यदि बाल्यावस्था में कम हो जाए तो वृद्धि रुक जाती है, जिसे बौनेपन कहते हैं। यद्यपि पीयूष ग्रंथि बहुत से हार्मोनों का स्राव करती है, यद्यपि वृद्धि हार्मोन की कमी या अधिकता ही वृद्धि को प्रभावित करता है। द्विखंडन और बहुखंडन मतलब दोनों में क्या अंतर है? द्विखंडन, बहुखंडन। द्विखंडन, इस विधि में एक कोशिका 2 अनुजात कोशिकाओं के समान रूप से विभाजित होती है। इसमें एक कोशिका बहुत सी कोशिकाओं में समान रूप से विभाजित होती है। द्विखंडन में क्या होगा? जैसे अमीबा में एक जो शरीर है 2 ही टुकड़ा में टूटेगा और बहुखंडन में कई टुकड़ा में टूट जाता है। यह समानता परिस्थिति होती है, यह विषम परिस्थितियों में उपरांत होती है। यह एक तल में होता है, यह विभिन्न तलों में होता है। रजोस्राव चक्र क्या है? मतलब स्त्रियों में जो होता है मासिक धर्म वही है। तो यदि गर्भाशय में अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय की मोटी दीवार की सतह रुधिर वाहिकाओं के साथ बाहर निकल जाती है, जिससे स्त्रियों में रक्त का स्राव होता है, जिसे रजोस्राव कहते हैं। रजोस्राव 28 से 30 दिन में होता है। गर्भाशय में अंडोत्सर्ग नहीं होता है, जिसके कारण रजोस्राव नहीं होता है। गर्भावस्था में
पोषी स्तर क्या है? और रजो धर्म जब शुरू होता है उसको बोलते हैं मोनार्क, रजो दर्शन जब खत्म होता है उसको मोनोपेज, रजोनोवृत्ति। पोषक स्तर क्या है? पोषी स्तर एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दे तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। तो किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों का स्तरों का स्तर पोषी स्तर कहलाता है। जैसे घास को हिरन खाएगा, हिरन का सिर। इस खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर होते हैं। प्रथम पोषी स्तर घास है, ये उत्पादक है। द्वितीय पोषी स्तर पे हिरन है, जैसे ये घास को खाएगा हिरन जो कि शाकाहारी जीव है। और तीसरा पोषी स्तर शेर है जो कि मांसाहारी जीव है। यही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए? पार्श्वक्रम संयोजन किसे कहते हैं? देखिए, एक हम वीडियो बनाए हैं उसमें ओम का नियम, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम सब बता दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं या फिर लिंक बोल सकते हैं, हम भेज देंगे। तो पार्श्वक्रम संयोजन क्या है? जब सभी प्रतिरोध के एक सिरे को एक साथ तथा दूसरे छोर को एक साथ जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को पार्श्वक्रम कहते हैं। श्रेणी भी हम बताए हैं, समझ गए? इसमें धारा जो है बढ़ जाता है, I बढ़ जाता है I1 प्लस I2 प्लस I3 में, जबकि विभवांतर का मान सब में समान होता है। जैसे हम पढ़े हैं, इसमें लिखेंगे माना 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 को एक भी विभवांतर वाले बैटरी से श्रेणी क्रम पार्श्वक्रम में जोड़ा गया है। तो परिपथ में प्रवाहित होने वाला धारा I है। V बराबर I R होता है, V बराबर I R होता है। तो I बराबर क्या होगा? V बटे R। तो I1 बराबर V बटे R1, I2 बराबर V बटे R2, I3 बराबर V बटे R3। देखिए यहाँ दिया है, अब सबको जोड़िए। I बराबर अभी बताए तीनों, तो I बराबर क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। I के जगह V बटे RP, P मना पैरेलल, तो V बटे R1, यहाँ होगा V बटे R2, फिर होगा V बटे R3। तो V बटे RP कॉमन, V कॉमन लेंगे तो 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे R3, भी खत्म। 1 बटे RP बराबर 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे R3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आप लोग। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे पथ है जिस पर स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव गमन करती है। ये बंद वक्र होती है जिसके कारण किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, ये बंद वक्र होती है, समझ गए आप लोग? ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, अर्थात यह उस दिशा को निर्दिष्ट करती है जिस ओर वहाँ रखा कोई ध्रुव गमन करे। ध्रुवों के समीप क्षेत्र रेखाएं घनी होती है। क्षेत्र रेखाओं की निकटता चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता का घोतक होता है। जिस स्थान पर क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे का बहुत निकट होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? तो दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। यदि किसी बिंदु पर वे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो उस बिंदु पर सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगा, जो संभव नहीं है। धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, देखिए एक मजबूत कार्डबोर्ड, यह है कार्डबोर्ड जिसके बीच में छिद्र है के टुकड़े को क्षैतिज आधार पर रख के उसके बीच में स्थित छिद्र से एक तांबे का तार लंबवत लगाते हैं। इस तार के सिरे को एक कुंजी एवं बैटरी से ध्रुव से जोड़ते हैं। कीबोर्ड के कार्डबोर्ड के टुकड़े पर समान रूप से लोहे की कुछ कतरने फैला देते हैं। कुंजी को दबाकर धारा प्रवाहित करते हैं और साथ ही साथ कार्डबोर्ड को हाथ से थपथपाते हैं। हम देखते हैं कि लोहे की कतरने समकेंद्रीय वृत्तों में व्यवस्थित हो जाती है तथा प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है कि चुंबक के समीप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा बल रेखाओं की दिशा समकेंद्रीय होती है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है? C2S, कॉपर ग्लांस। इस अयस्क को भर्जन विधि द्वारा धातु अयस्क में बदला जाता है, समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समावेता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे विभिन्न यौगिक जिसका अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो। जैसे ब्यूटेन है C4H10, एक बनेगा N ब्यूटेन, फिर बनेगा आइसोब्यूटेन, समझ गए? उसी तरह पेंटेन होता है, ये है N पेंटेन, फिर है आइसोपेंटेन, फिर है नियोपेंटेन। यही है समावेता। एथेनॉल से एथीन कैसे बनता है? एथेनॉल है, इसको 473 केल्विन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ गर्म करने पर एथीन बनता है। जैसे CH3CH2OH है, यहाँ से H2O जब निकलेगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा।
चलिए ख़त्म ही कर देते हैं। ये चित्र है, आप लोग देख लीजिए इसको बुक में। पोषण को परिभाषित करें या अमीबा में पोषण। तो अमीबा जो है देखिए एक कोश की जीव है। अमीबा एक कोश की जीव है, मतलब इसका एक ही कोशिका में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन सब होता है। तो अमीबा को जब भोजन का एहसास होता है तो अपने कूटपाद, ये जो पैर है, इससे भोजन पकड़ता और अपना खाद्य धानी में ले जाता है। वहाँ से एक पाचक रस निकलता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। आनुवांशिकी की परिभाषा दें। आनुवांशिक माने क्या हुआ? विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक गुणों माने माता पिता के लक्षण को बच्चों में ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है वो सब पढ़ा जाता है, उसको बोलते हैं आनुवांशिकी। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिक का पिता कहा जाता है, समझ गए। इसने प्रभाविता का नियम दिया। जीजे मेंडल मटर के पौधे पे अपना प्रयोग किया था। प्रभाविता क्या है? जैसे लंबा और लंबा लेंगे फिर भी लंबा होगा, लंबा और बौना लेंगे फिर भी लंबा होगा, जबकि बौना बौना लेंगे तब बौना होगा। मतलब प्रभाविता का नियम मतलब एक जीन जो है दूसरे के ऊपर प्रभावी होते हैं। अब प्रभाविता अपना प्रभाव हर समय दिखाता है, चाहे उस समयुग्मजीय अवस्था में हो या विषमयुग्मजीय अवस्था में। पृथक्करण का नियम क्या है? भले ही प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे आए, लेकिन इसका गुण मिश्रित नहीं है और दूसरा पीढ़ी में 25% बौने पौधे आए। यही है पृथक्करण का नियम, समझ गए आप लोग। फिर ये देख सकते हैं अपवाहन का नियम। जीव गुण के कारण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना अपने आप उन्मुक्त रूप से युग्मकों में जाते हैं और अपने आप को प्रकट करते हैं। जीनों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो ये आनुवांशिक पदार्थों की इकाई है जिसमें द्विगिणन की क्षमता होती है, पुनर्योजन की इकाई है और ये क्रॉसिंग ओवर में भाग लेते हैं। जीन उत्परिवर्तन होकर विभिन्नता उत्पन्न करती है। इतने 2-3 लाइन आप लोग को लिखना है, ठीक है। आपका हो गया, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हिंदी का आप लोग देखिए पूरा कंप्लीट बताएं हम।